कुकनी माउंटेन चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स और चाहने वालों का इस्तकबाल है। आज के पॉडकास्ट में हमारे ख़ास मेहमान हैं और एक ख़ास अंदाज की गुफ्तगू होगी। और हमेशा हमारे पॉडकास्ट में बातचीत में हम अच्छे और ऐसे लोगों को लेकर आते हैं कि जिससे उनकी स्ट्रगल लाइफ, साथ ही साथ मैसेजेस और नौजवानों के लिए भी कुछ मैसेज को सीखने के लिए पैगाम होता है और कुछ हासिल भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक ज़माना था जब लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए बड़े से रेडियो हुआ करते थे और अमीन सयानी की आवाज़ में वो जो गीत सुना करते थे और इंतज़ार रहता था बीना के गीतमाला, बानसीबा का गीतमाला। एंटरटेनमेंट के लिए तो वैसे बहुत सारे और भी ज़राए रहे हैं, कभी नाटक रहे हैं, कभी ड्रामा रहे हैं, कभी स्टेज पे, तो कभी और बहुत सारे, हर इलाके के अपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स हुआ करते हैं। बाद में बाकायदा इस एंटरटेनमेंट एक जो है इवेंट में तब्दील हो गए। और जैसे मैं अभी जो शख्सियत मौजूद है वो इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने तारुफी कलमात में ये बात कही। फिल्मों के गीत गाने वाले जो सिंगर्स, म्यूजिशियन, तो उनको लोग लाइव देखना पसंद कर रहे थे। जो जिनको पर्दे के पीछे सुनाकर जिनकी आवाज़ सुनते थे, तो लोगों ने ऑर्केस्ट्रा के जरिए उनको अपने सामने देखा लोग, और ये बाकायदा एक इंडस्ट्री बन गई। उसी इंडस्ट्री का एक अनमोल हीरा जिसका ताल्लुक कोकन से है, तो वो आपकी खिदमत में हाजिर है और उनका नाम है जनाब अनवर हुसैन साखरकर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, हमारे नाजरीन की तरफ से आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल पे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, ज़्यादा मौका उनको देंगे, उन्हीं से सुनेंगे अनवर साहब से। तो अनवर साहब, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका ताल्लुक किस गांव, किस बस्ती से है? मेरा ताल्लुक जो है वो रत्नागिरी के साखरतर गांव से है। जी। और मेरी पैदाइश जो है वो कुवैत की है। अच्छा, कुवैत में पैदा हुए? जी। कौन से साल में? मतलब 1958 के करीब। जी, माशाअल्लाह। जी। तो कुवैत में पैदाइश हुई, मतलब आपके वालिद साहब, अम्मी वगैरह वहाँ थे? जी हाँ, हमारे नाना भी गए थे वहाँ पे। अच्छा। 1940 से कुवैत में थे? हाँ, नाना वगैरह थे। उनका नाम? हाजी हुसैन जमाल राजपुरकर। अच्छा, तो उनका गांव कौन सा? वो भी साकरतर। नाना दादा दोनों साकरतर के थे। साकरतर के हैं। जी। तो आपके अब्बा भी वहीं थे, वालिद साहब? हाँ, वो बाद में चले गए वहाँ। बाद में चले गए? हाँ, वो मेरे ख्याल में 56-57 में चले गए कुवैत में चले गए। जी। तो आपकी पैदाइश वहाँ हुई, तालीम भी वहाँ पर शुरुआती हुई थी क्या, फिर इंडिया में आए? नहीं, मैंने उर्दू की तालीम हासिल की साकरतर जिला परिषद स्कूल से। जी। साकरतर जो है ये गांव है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, के रत्नागिरी सिटी से बहुत करीब है, चंद किलोमीटर पे, 6-7 किलोमीटर पर है। जी। और बहुत अच्छा सा गांव, बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ पे, और उसी के मुनासिबत से इनका सरनेम भी साखरकर है। जी हाँ। जी। तो फिर गांव में तालीम हासिल हुई और फिर वापस बरसरी रोजगार यहीं रहे, कहाँ और चले गए? हाँ, उसके बाद मैं पट्टोदन हाई स्कूल में तालीम की, हाई स्कूल की, और फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मैंने कुवैत से सीखी। अच्छा। कुवैत में सीखी। वो उस वक्त कंप्यूटर नया आपके जमाने में? 83-82 की बात है। जी, राजू गांधी साहब ने जो लेकर आए थे उस वक्त, तो बड़े टीवी जैसे जो कंप्यूटर, मोनोविजी, मोनोक्रोम, 286, 386, 486, इस तरह से। जी। तो उस तरह के कंप्यूटर रहा करते थे, बड़े और कीपैड हुआ करता था। जी हाँ। और ग्रीन स्क्रीन वगैरह होता था। ग्रीन स्क्रीन हुआ करता था, ब्लैक एंड वो ग्रीन और ब्लैक। तो अभी जैसे कलरफुल नहीं थे और माउस की फैसिलिटी नहीं थी। जी माशाल्लाह। अब तो वो पतले सारे आ गए, और तो कंप्यूटर तो हमारे एंड्रॉइड मोबाइल में भी आ गया। तो वो कंप्यूटर की तालीम हासिल करने के बाद फिर रोजगार वहीं कुवैत में? हाँ, वहीं पे किया। एक कुवैत ऑयल कंपनी की कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी थी, वहाँ पे मैं जॉब करता था। जी माशाल्लाह। हाँ जी। तो अब मैं अभी इस तरह बताऊँ कि फिर आप ऑर्केस्ट्रा के इसमें एज ए इवेंट मैनेजमेंट जो आपका रहा, और आपकी कंपनी के या ऑर्केस्ट्रा कंपनी है, उसका नाम है साज और आवाज़ एंटरटेनमेंट इवेंट्स। साज और आवाज़ इवेंट्स, तो इनकी अपनी ओन एक कंपनी है और ये ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट की बात करूँ तो मुंबई यूनिवर्सिटी में पिछले 10-15-20 साल के अंदर ही बाकायदा ग्रेजुएशन के बाद इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा शुरू हो गया, जबकि ऑलरेडी ये इवेंट इससे पहले से शुरू हो रहे थे। तो डिप्लोमा वगैरह कुछ था नहीं, लोग अपने एक्सपीरियंस से ये करते थे। तो सॉरी, अभी मैं इसलिए थोड़ा सा इवेंट के बारे में बताना जरूरी था। तो साज और आवाज़ जो नाम कैसे पड़ा, और ये कैसे
अपने कंप्यूटर और एक कंपनी का जो जॉब के साथ में ये कैसे करते रहे? एक्चुअली म्यूजिक का शौक मुझे हमारे जो मामू थे, नजीर अहमद और अब्दुल समद, उनकी वजह से हो गया। तो जब कुवैत में जाने के बाद में वो शौक तो था ही, तो उसके बाद में फिर छोटा सा इंस्ट्रूमेंट खरीद के खुद ही प्रैक्टिस करता था। अच्छा। तो उसके बाद में लोगों को पता चला तो उन्होंने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप बजाते थे? कीबोर्ड बजाता था। कीबोर्ड बजाते थे, अच्छा। तो उसके बाद में लोगों को पता चला तो उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाना शुरू किया। उसके बाद में फिर 1977 में अपना प्रोग्राम ग्रुप शुरू किया, सिल्वर स्टार्स ऑर्केस्ट्रा। और सबसे पहला प्रोग्राम जो हमने किया वो बज़्म कोकन के लिए किया। कौन से साल की बात होगी? ये 78 की बात होगी। यानी बज़्म कोकन कुवैत? बज़्म कोकन कुवैत। वहाँ पे नूर प्रकाश साहब थे। डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिजनूरी ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान में 2 मुकद्दस किताबें हैं, एक वैद और दूसरा दीवान गालिब। साले बरूद साहब थे जिन्होंने बहुत एनकरेज किया। जी। बज़्म कोकन अपने सारे रवाज का प्रोग्राम वक्त मुकर्रर पर मुनक्किद करती रहेगी और साथ ही साथ जो खातीन हज़रात मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपने गाँव में कमेटी तक पहुँचा दे। और रियाना जी थी, उन्होंने बहुत इंकरेज किया। और वो एक ऐसा ग्रुप था कि जिन्होंने कोकन के बहुत सारे टैलेंट्स को सामने लेकर आए। जी। मैं रियाना जी की बात की तो इनका चैनल भी है जनाब अनवर हुसैन साहब का, साज और आवाज़ इवेंट्स, यूट्यूब पे सर्च करेंगे। माशाल्लाह 11,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं सर्च करते थे रियाना अहमद साहब की आवाज़ सुना, इतना अच्छा लगा कि मुझे शमशाद बेगम की याद आने लगी। उस वक्त उनकी काफ़ी इतनी अच्छी आवाज़ थी, मतलब। जी जी। तो उनको गाने का शौक है, मैं जानता था, कई इवेंट्स में कुछ पढ़ते थे तो मालूम पड़ता था। लेकिन उस वक्त की, उस ज़माने की 1970-80s के दरमियान की बात है, तो शमशाद बेगम थी कोकन की एक तरह से। जी। माशाल्लाह। तो आपके ताल्लुकात रहे। जी। तो इस तरह से आपने साज और आवाज़ नाम, साज और आवाज़ जो है वो 1987 में, वो कुछ और साथियों के साथ में मिलके अच्छा हमने शुरू किया। बदर सिद्दीकी और शाहनवाज करीम, अच्छा, जो रफ़ी साहब और तलत महमूद के गाने गाते थे, अच्छा, तो उनके साथ मिलके बनाया। अच्छा जी। तो वहाँ पे कुवैत में जैसे आपने कहा कि बज़्म कोकन, यानी ये 1970-76 के दरमियान की बात है। उस वक्त नूर प्रकाश साहब और दीगर कोकनी हजरत, साले बरूद और जो थे आपकी टीम में वाला, तो लोग ने वहाँ पे बनाए। 1976 के अगर बात करूँ 2026 से, यानी 50 ईयर्स से भी ज़्यादा अरसा हो गया कि कोकन के लोगों की अंजुमने या बज़्म जो है ना, गल्फ में या दीगर ममालिक में भी हुआ करती थी। जी। और कोकन के लोग जब भी जहाँ कहीं भी रहते हैं तो एक मुनज़्ज़िम भी रहते हैं या कोई ना कोई अदारा बनाते हैं, कायम करते हैं, और एक मकसद होता है कि वहाँ के लोगों को जिस मुल्क में भी जोड़े भी और साथ ही साथ अपने गांव से भी जुड़े रहें। जी। तो जब कोई बज़्म या कोई अदारा बनता है तो फिर लोगों का मिलना जुलना भी शुरू होता है, तो इस तरह से इत्तेफाक पैदा होता है। तो साज और आवाज़ के बैनर पे आपने ऑर्केस्ट्रा वगैरह कहाँ पे मुनक्किद किए थे? ज़्यादातर प्रोग्राम तो कुवैत में ही किए। अच्छा। लेकिन इंडिया में भी प्रोग्राम किए, जब हम लोग सद्दाम हुसैन की वजह से इंडिया में आना पड़ा था जी, तो यहाँ पे भी 1-2 साल प्रोग्राम किए। उसके बाद में दुबई में भी किए प्रोग्राम, और जद्दा में भी प्रोग्राम किया हूँ मैंने, सऊदी अरब में। हाँ जी, हाँ जी। और काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ में भी प्रोग्राम किए हैं जी, जिनमें कविता कृष्णमूर्ति और सुरेश वाडकर साहब हैं जी, या तो ओपी नैयर साहब हैं। अच्छा, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आपके प्रोग्राम हुए हैं जी। उसके बाद में सलमान खान और करिश्मा कपूर के साथ में भी प्रोग्राम किए हैं मैंने, और भी काफ़ी आर्टिस्ट हैं। हाँ, तो हमारे चैनल पे सबके प्रोग्राम्स हैं जी जी, कोकनी लोगों के भी प्रोग्राम्स हैं इसमें जी जी, तो उसमें आप सर्च करेंगे तो सबके प्रोग्राम मिलेंगे इसमें जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये आपका जो शुरू में जो शौक था वो प्रोफेशन में बदल गया जी? हाँ। तो बाकायदा एक आपने एक इवेंट कंपनी अपनी शुरू की जी? हाँ जी। और कुछ अर्जी कह रहे थे आप? हाँ, तो एक्चुअली कंपनी शुरू नहीं की है, क्योंकि काफी मतलब जब वापस कनाडा जाना पड़ा, अच्छा, तो मैंने कंपनी बंद कर दी थी कुछ साल के लिए। मतलब थोड़ा वक्फा रहा, मतलब एक्टिविटीज कम हुई, बंद नहीं हुई, बल्कि एक्टिविटीज थोड़ा रुक गई जी। हाँ जी।
तो अभी देखते हैं, अभी आने के बाद कनाडा से अभी दोबारा उसको जी रिवाइज करना है। रिवाइज करना पड़ेगा। जी। तो उसके लिए अभी मैं चाहूंगा कि कनाडा क्यों गए थे, मतलब वहाँ पे जैसे आपका वहाँ पे मेरा बड़ा लड़का बड़ा बेटा है, जॉब करता है वहाँ पे। हाँ, जी हाँ। तो आपका इंडिया और कनाडा वाला जाना आना रहता है। जी हाँ। जी। अब ये बताए कि आपने कोकन के सिंगर्स में जैसा कौन से इलाके के ज्यादा आपको ऐसा लगा, कुछ चंदे आपके ग्रुप से जुड़े रहे या कभी आपके प्लेटफॉर्म से गाया, ऐसे कुछ नाम बताएंगे? 90s से मैं देखते आ रहा हूँ कि एक फंसो गांव है रत्नागिरी के पास जो फंसो पे, हाँ, जहाँ पे बहुत सारे रफी साहब आपको मिलेंगे। अच्छा, रफी साहब की आवाज में गाने जी वाले हाँ, जी हाँ, जहाँ से शकील फनसोकर भी था, ये बहुत अच्छा गाता था, हमारे प्रोग्राम में भी गाया उन्होंने। उसके बाद में रत्नागिरी से थे एक मरहूम सलीम भाटकर जो थे, वो भी हमारे प्रोग्राम में गाते थे। और फिर हमारे अपने गांव के साकरतर के जो है वो अयाज बुढ़िया है, जो अभी तक गा रहे हैं। और अभी देखा जाए इस वक्त तो न्यू जनरेशन में एक साखरी नाटे के हैं, तबरेज हुना, ये बहुत ही अच्छे वर्सटाइल सिंगर्स हैं। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है। अच्छा, वो मोस्टली किसकी आवाज में गाते हैं? सभी सिंगर्स के गाते हैं। आजकल के गाने भी गाते हैं, रफी, किशोर, मुकेश जो भी हैं वो गाते हैं, या ऊंचे सुरों के या क्लासिकल भी गाने गाते हैं। और मैंने एक नया लड़का देखा है यहाँ पे जिसका ताल्लुक कड़वई से है, बशीर शेख, वो भी अच्छा उभरता हुआ फनकार है। जी। तो देखिए मोस्टली क्या होता है कि कोकन में हम किसी भी इलाके की बात करें, चूंकि हम लोग कोकन से ताल्लुक रखते हैं, तो अपने इलाके के लोगों को भी उससे फायदा हो या थोड़ा गाइडेंस मिले। जी। बहुत सारे बच्चों में टैलेंट रहता है कि वो एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलता है। कोई तो थाली में देगा नहीं, स्ट्रगल तो करना पड़ती है। लेकिन ऐसे वक्त में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं मैदान में कि भाई आओ, तुमको मैं रास्ता बताता हूँ, वहाँ लेके चलूँगा, काम दिलाऊंगा, मुझे इतना पैसा दो ना। उनका काम होता है, वो स्ट्रगलर जो होता है उसका पैसे भी निकल जाते हैं। बेचारे उस शौक में कह के कपड़े पहन लेते हैं और क्या क्या खरीद लेते हैं और उनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। वैसे सिंगर्स की बात है तो सिंगर्स के भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो क्या आप ऐसे जो कोकन के जो सिंगर्स है कहीं के भी हो, क्या आप उनको मौका देना चाहोगे? अगर है तो फिर आपका क्राइटेरिया क्या रहता है या उनके लिए गाइडेंस क्या करेंगे आप? जरूर मौका देंगे। मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर वो ऑलरेडी कहीं गा रहे हैं, हाँ, तो उनके अगर वीडियोस वगैरह बने हैं तो हमें भेज दीजिए, तो हम उनको सुनेंगे, देखेंगे जो भी है। या अगर नहीं वीडियो बनाया है तो छोटे मोटे फंक्शन में जाके परफॉर्म करें, हाँ, तो वहाँ पे हिचकिचाहट जो है वो दूर हो जाएगी उनकी और एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा उनको। तो ऐसे वीडियो जरूरी नहीं कि कोई हाई क्वालिटी का वीडियो हो, हाँ, लेकिन हमें भेज दीजिए आप। मैं आखिर में जो है वो ईमेल एड्रेस वगैरह भेज दूंगा, फोन नंबर दे दूंगा। तो उसके बाद हम लोग हो सकता है उनको ऑडिशन के लिए बुलाए या आगे जो भी प्रोसेस है वो हम शुरू करेंगे और उनके साथ मिलकर प्रोग्राम करेंगे। क्योंकि हमारे हर प्रोग्राम में जो है मशहूर आर्टिस्ट होते ही हैं, लेकिन 2-3 आर्टिस्ट जो होते हैं बिल्कुल नए भी होते हैं, ताकि लोग उनको सुने, उनकी भी हिम्मत अफजाई हो। और उनको भी ऐसा लगता है कि किसी बड़े प्रोग्राम में हमको चांस मिला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि जहाँ पे लाइव ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। जी, जैसे अभी बातचीत उनसे की तो न्यू कमर जो न्यू सिंगर होते हैं, पहले तो उनमें से खौफ निकलना चाहिए। जो उनको जिस किसी भी सिंगर की आवाज में गाते हो, चाहे रफ़ी साहब की हो, किशोर की हो, किशोर कुमार जी को हो या किसी और न्यू सिंगर की हो, अरिजीत सिंह की हो, तो उसकी जो है थोड़ा प्रैक्टिस भी करें। आजकल तो ऑनलाइन तो यूट्यूब पे भी जो म्यूजिक के ट्रैक्स भी मिलते हैं। आपकी आवाज जब जनरल विदाउट आप म्यूजिक के गाते हैं उस वक्त में, और फिर जब म्यूजिक के साथ गाते हैं तो टाइमिंग में फर्क होता है। जी। तो अपने आप को एडजस्ट कर लें, तो बंद कमरे में या किसी जंगल खुली जगह में जाके प्रैक्टिस करें। शर्माना बिल्कुल नहीं है। जी। उसी के साथ में फिर छोटे मोटे शादी ब्याह के प्रोग्राम या कोई फंक्शन वगैरह होते हैं स्कूल वगैरह पे, तो वहां पे भी अगर थोड़ा प्रैक्टिस करें तो जो क्राउड का जो फियर होता है, जो डर होता है लोगों में गाने का, वो भी थोड़ा दूर हो जाता है। जी। चाहे थोड़ी मजाक उड़े, कोई क्या करे, लेकिन आपका होना चाहिए कि वो चीज। फिर जब आपको जो किसी बड़े स्टेज, बड़े प्लेटफॉर्म, किसी हॉल में, किसी बड़े मंडप में अगर बुलाया जाए और फिर वहां गाने के लिए कहा जाए तो फिर बड़ी आसानी होती है, वो खौफ निकल जाता है। मतलब कांपते हैं बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोगों में हिडन टैलेंट है। जी। फिर बहुत सारी आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी हुई है कि आप गाना गा लो तो इसमें जो कमियां वगैरह रहती है वो ट्रैक जो करेक्शन, वॉइस करेक्शन में
वो बहुत सारी चीजें इम्प्रूवमेंट होती है। जी जी, तो उस वक्त जो कंपोजर द्वारा जो रहते हैं बैठे हुए, तो उसको वैसा टच दिया करते हैं। जी हाँ। जी बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर जो अच्छे सिंगर है वो ये पसंद नहीं करते, ये पसंद नहीं करते। कि हाँ, इसलिए जिनमें कमजोरियां हैं उनको, उन खामियों को दूर करने के लिए कुछ रास्ते भी बताना जरूरी है। इसलिए मुझे गाने जब आप भेजेंगे हाँ। तो वो उसमें इफेक्ट न हो तो ज्यादा अच्छा है, विदाउट ताकि वो क्लियर आवाज मुझे सुनाई दे। जो नेचुरल क्या है, ये जैसे एक डॉक्टर है तो वो सिर्फ वो अपना वो आला लगा के चेक करते हैं आपकी धड़कनों से कि इनमें क्या बीमारी क्या है, तो इस तरह से आवाज के भी जादूगर होते हैं, वो पहचानते हैं। जबकि अनवर सेन साखरकर साहब एक पर्टिकुलर ऑर्गन बजाते हैं। क्या, कौन सा आप जो इंस्ट्रूमेंट बजाने में? कीबोर्ड बजा रहा हूँ। कीबोर्ड बजा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आती है। हाँ, लेकिन जब आप ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें कई तरह के म्यूजिशियंस होते हैं। जी, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सही, इसमें गलती क्या कुछ? हाँ, तो वो इसलिए होता है क्योंकि मुझे गानों के बारे में नॉलेज बहुत है, म्यूजिक के बारे में, हाँ। ऑर्केस्ट्रा के बारे में। क्योंकि आम आदमी जब म्यूजिक सुनता है तो वो सिंगर पे ही ध्यान होता है उसका। हाँ। या तो जो मेन इंस्ट्रूमेंट बजा उस पे ध्यान होता है, लेकिन हाँ। जो बैकग्राउंड से क्या बजा है वो जो है वो उसकी समझ होनी चाहिए। हाँ। तो उसी में हम लोग ये करते हैं कि कोई गलत सुर तो नहीं बजा रहा है, या कोई किसी का प्रोनाउंसिएशन तो गलत नहीं हो रहा है, बराबर, या क्या कहते हैं उसको, गाने की धुन है, बेसुरा गा रहा है, वो सब देखना पड़ता है। यानी सिंगर के भी कैसा हो रहे हैं और म्यूजिशियन भी कैसे आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं जा रहे हैं। जी, तो उनको म्यूजिक अरेंजर भी कहेंगे, म्यूजिक डायरेक्टर भी कहेंगे। जी, यानी वो अपनी चीज के साथ में दीगर जो जितने भी ऑर्गन्स या जो इक्विपमेंट्स, जो भी म्यूजिक से रिलेटेड जो भी आलात हैं, वो सही ढंग से सही ट्रैक पे जा रहे कि नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होती है। सिर्फ वही नहीं, मतलब जो तबला ढोल हो गया, ड्रम है, उसके बारे में भी होना चाहिए। हाँ, हाँ, सारी चीजें, मतलब म्यूजिक से रिलेटेड सारी चीजें, ढोल तबला और कैसे बहुत सारी चीजें होती है। और क्या बोलते हो, तंबूरा और अपने सेक्सोफोन जो होता है। उसके अलावा उनको ये भी समझाना होता है कि किस इंस्ट्रूमेंट की आवाज किस वक्त ज्यादा चाहिए, किस वक्त कम होनी चाहिए। हाँ। कि मतलब इस वक्त आप बजा रहे हैं लेकिन वो न सुनाई देने के बराबर बजना चाहिए। हाँ, बहुत लाइट हल्का टच होना चाहिए। हाँ, ये है। क्योंकि वो क्या होता है, ये एक मसाले के जैसा होता है कि आप एक मसाला ज्यादा डालेंगे, एक कम डालेंगे तो टेस्ट पूरा चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है आपको। जी। उसके अलावा फिर मुझे ये भी देखना पड़ता है कि साउंड बैलेंसिंग कैसी है। हाँ, वो भी मैं देखता हूँ, क्योंकि साउंड का भी नॉलेज मुझे बहुत है। तो कुवैत में जो बड़े बड़े फनकार आते थे क्लासिकल वगैरह, हाँ, तो उनका साउंड अरेंज वही करता था। जैसे कि उस्ताद जाकिर हुसैन है या पंडित जसराज वगैरह हैं, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, तो मैं ही साउंड अरेंज करता था। अच्छा, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन का भी आप? जी हाँ, बहुत बड़े, मतलब मैंने तो बहुत, जी, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, जो काफी मशहूर गजल रही उनकी, और मैं हमेशा सुनते रहा हूँ उनकी। जी, तो वो भी साउंड अरेंजमेंट भी करना पड़ता है, तो वो भी सब नॉलेज होने की वजह से आसानी होती है। उसके बाद में एक्चुअली इवेंट का मतलब ये कि हम लोग पूरा प्रोग्राम का ढांचा बना देते हैं, उसका कैसे होना चाहिए। क्या अगर ऑर्गेनाइजर कहता है कि मुझे इस चीज का प्रोग्राम चाहिए या इस टाइप का प्रोग्राम चाहिए, या बारिश के ऊपर गाना चाहिए, या रफी साहब के प्रोग्राम चाहिए, जो भी है उसी हिसाब से हम लोग प्रोग्राम में ऑर्केस्ट्रा वगैरह जरूरत के हिसाब से ले लेते हैं। यानी जो म्यूजिशियन है, यानी जो साजिंदे हैं, वो पर्टिकुलर लोग चाहते हैं अगर रफी साहब के ही गीत सुनना है, स्पेशल रफी साहब के नाम जो शाम होगी, तो आपको मालूम है रफी साहब के जो नगमों में गीतों के लिए कितने साजिंदे की जरूरत होगी। 8 से काम चलेगा, 12 लोग चाहिए, कौन कौन से ऑर्गन्स बजाए गए, मतलब वो जो इक्विपमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया, मौसीकी के जो आलात थे, उतने फिर आप म्यूजिशियन लेंगे साथ में। अगर कोई बड़ा ऑर्केस्ट्रा, आपके कभी ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को ऐसे साथ में लेके मतलब ये किया है? अभी तक तो हमने वैसे 20 लोगों को लिया है। हाँ, मतलब ज्यादा, लेकिन वो कुवैत की बात थी। हाँ, यहाँ पे तो हम और भी ज्यादा ले सकते हैं, ज्यादा 50 भी ले सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं बड़े ऑर्केस्ट्रा होते हैं, कितना बड़ा स्टेज और कितने सारे होते हैं, और फिर एक ऑर्गेनाइजर ये रहता है, क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजर, जो कंडक्टर कहते हैं उसको, वो इशारे देता है, वो बराबर हर एक तरफ जो ध्यान रखता है। तो इस तरह से भी आप काम करते हैं? जी हाँ, और उसमें क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है वो चीजें, कुवैत में अवेलेबल नहीं थी। कुवैत में हमारे पास जो है हर नेशनलिटी का सिंगर था। हाँ, और हर नेशनलिटी के म्यूजिशियन थे वहाँ पे, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। अच्छा। और म्यूजिशियन भी हमारे यहाँ जो थे वो यूपी से भी था, पंजाब से भी था,
महाराष्ट्र से भी था, गोवा वगैरह, केरला, हर जगह की म्यूजिशियन हमारे प्रोग्राम में होते थे। अच्छा, माशाल्लाह जी। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में, जैसे मैंने कहा बीच में हम लोग ने बात की, जैसे कुछ सिंगर्स के भी आपने नाम लिए। अभी लास्ट में मैं गया था रत्नागिरी सिटी में, और वहाँ का जो सावन पैलेस जो है, वहाँ पे हमारे राइस होल्कर ने उनका कुछ प्रोग्राम था, सिल्वर प्ले बटन का। तो वहाँ पे अब्दुल गनी बरबले साहब और ग्रुप से उनके मुलाकात हुई। मेरे चैनल पे भी एक छोटा सा रील भी है, इंटरव्यू भी है। तो मैंने ये देखा कि कोकण में कुछ खास, यानी रत्नागिरी के आसपास के गांव वगैरह और संगमेश्वर के तालुके के भी, आप जैसे आपने कहा कड़वे का एक है बच्चा, फिर आगे भी और कोई उस तरफ से भी बताए थे। तो ये टैलेंटेड इतने काफ़ी लोग हैं, और शायद उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है या एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है। जी। और जैसे हमारे अब्दुल गनी बरबले साहब तो मेरे बहुत पसंदीदा, अल्ताफ मिरकर भी है। अल्ताफ मिरकर साहब है, और एक नाकवा साहब भी है, एक वस्ता साहब भी है, आप जानते होंगे। क्या नाम नाकवा साहब, वो बताए, शकील नाकवा साहब, और वो वस्ता रफीक वस्ता साहब वगैरह। तो अच्छे सिंगर्स वगैरह भी हैं। ये अपने तौर पर शहर के आसपास से छोटे मोटे प्रोग्राम जो भी होते हैं, तो उसमें इनकी हाजिरी हमेशा दिखाई देती है। तो आपको अपनी कम्युनिटी की तरफ से कभी कोई ऐसा सपोर्ट मिला? यहाँ पे किसी ने कुछ सपोर्ट किया? यहाँ पे मैं कोकण बैंक के जो चेयरमैन है जी, उनसे वो जो अभी के मौजूदा चेयरमैन, जी हाँ, उस वक्त वो चेयरमैन नहीं थे, आसिफ दादन साहब की बात कर रहे हैं? जी हाँ। तो उनसे मुलाकात का वक्त मैंने मांगा, तो उन्होंने फौरन दे दिया। हाँ। तो मैंने कहा कि मेरा एक प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि कोकण बैंक कुछ करे। तो उन्होंने एकदम बिल्कुल इंतजार न करते हुए हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया, जो मैंने साकरतर में किया था जी। तो उसी तरह कुवैत में जो है हमारे एक है पहचान वाले, जो अलगानवी कंपनी में काम करते थे, अमानुल्लाह पोपेरे साहब, जो मुंबई में अपना वर्सोवा की तरफ रहते हैं जी, हमारे जानने वालों में। उन्होंने भी वहाँ पे शाहजहां रोज के प्रोग्राम में 2-3 बार अपनी कंपनी से स्पॉन्सर किए थे। बड़े अच्छे इंसान है अमानुल्लाह साहब जी। तो इस तरह की स्पॉन्सरशिप भी आपको मिली है। तो आप लोग ऑर्केस्ट्रा जो है ना, तो पब्लिक डिमांड होता है, कोई ऑर्गेनाइजर बुलाता है, तो फिर आप अपने मतलब जो भी फीस वाला जो भी होती है, सिंगर पूरा बजट आप देते हैं। जैसे आपने कहा कि कौन सा सिंगर की एक पर्टिकुलर सुनना चाहते हैं, या फिर कुछ ओपन राउंड होता है जिसमें अलग अलग तरह के साजिंदे और सिंगर भी हो सकते हैं जी। तो हिसाब से आपका बजट होता है। कभी आपने इस तरह के चैरिटी के भी प्रोग्राम अरेंज किए हैं? मतलब 90s में और उसके बाद में भी किए हैं। कहाँ पे हुए? इधर अपना रत्नागिरी में साकरतर उर्दू हाई स्कूल उसको बना नहीं था, हाँ, उसके चैरिटी के लिए प्रोग्राम किया है। हाँ। उसके बाद में फिर ये जो आइडियल गर्ल्स हाई स्कूल है, वहाँ पे जो आउटे मैडम थी, हाँ, उन्होंने भी एक गजल का प्रोग्राम रखा था वहाँ पे जी जी जी। तो वो भी 95 में था। हाँ, 1995 में। हाँ जी। तो ऐसे काफी लोगों ने मतलब बुलाया है हम लोगों को जी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑर्केस्ट्रा इसलिए भी रखते हैं या गजलों का प्रोग्राम और इसलिए रखते हैं कि कुछ फंड रेज हो जाए जी, और उस अदारे को मदद मिल जाती है जी जी। आप अपने साथियों में से किसी को याद कर रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि मिसिंग कोई अल्लाह को प्यारे हो गए या कई रास्तों से छूट गए, ऐसे कुछ लोगों के नाम याद आ रहे आपको? हाँ, उसमें एक रत्नागिरी सिंगर है जो मतलब अब नहीं रहे, अपना सलीम भाटकर। वो बहुत ही अच्छे वर्सटाइल सिंगर थे, हमारे प्रोग्राम में हमेशा गाते थे। हाँ। तो उनको भी बहुत याद करते हैं हम लोग जी। उसके बाद में काफी इंडियन पाकिस्तानी सिंगर भी थे, हाँ, जो वहाँ मतलब बांग्लादेश के वगैरह जी। तो अनवर हुसैन साहब, अभी रिसेंटली जैसे आप की वापस कनाडा से हुई, तो कनाडा में जाना आना हुआ तो वहाँ पे कुछ रिसेंट ऐसा प्रोग्राम वगैरह कुछ अरेंज किया क्या? जी हाँ, वहाँ पे भी प्रोग्राम हुए। वहाँ पे 15 अगस्त का प्रोग्राम हुआ है। उसके बाद में 2-3 बांग्लादेशी प्रोग्राम थे। अच्छा। उसके बाद गजलों के प्रोग्राम थे जी। तो वो सिंगर्स कौन थे फिर? वहीं के लोग थे। वहीं के लोग थे। अच्छा। वो सारे लोकल लोग ही थे, बजाने वाले भी लोकल लोग ही थे। हाँ। सारे। तो वहाँ पे काफी प्रोग्राम, वहाँ पे भी अच्छे होते हैं प्रोग्राम माशाल्लाह। हाँ, तो काफी इंडियन लोग हैं, तो जी, जी। तो प्रोग्राम होना ही है। तो आप ही के साज और आवाज इवेंट के बैनर पे ही, मतलब हाँ, बैनर पे किया था, उसी पे बैनर पे किए थे। तो आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम थोड़ा कोई करना चाहे तो कोई अगर हमें बुलाता है तो हम जरूर जी आएंगे जी बिल्कुल। आपका फिर अभी कांटेक्ट नंबर वाला ईमेल आईडी मैं स्क्रीन पे दे दूंगा जी। और जिनको भी कांटेक्ट करना है, जो जरूरतमंद है, गाइडेंस थोड़ा चाहिए, तो उनसे कांटेक्ट करें।
आप बेहतर है व्हाट्सएप पे मैसेज अपना नाम डिटेल वो भेजें कि आप कौन है क्या है और कहाँ से बात कर रहे हैं, तो फिर बेहतर है वो अच्छा वो रिस्पॉन्स भी मिलेगा, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। जी एक बार कॉल करने के बाद रिस्पॉन्स नहीं मिले तो वापस कॉल आएगा। जी बेहतर इसलिए आप ये भेजें, ऑडियो मैसेज भी भेजें। जी जी अगर आपने कुछ गाया वगैरह है तो आप उसमें छोटा क्लिप भेजिए और बार बार परेशान न करें। आपसे कुछ फीस नहीं ली जाएगी, जी हाँ गाइडेंस जरूर आपको मिलेगा। जी हाँ और आपको अगर वाकई आप कहीं फिट होते तो वो चेक करेंगे आवाज़ से ही, इतने साल का तजुर्बा है। 1970 के बाद से भी बात करें तो 55-56 साल का तजुर्बा है माशाल्लाह। एक नौजवान है, मुझसे भी ज़्यादा नौजवान नजर आ रहे हैं अनवर हुसैन साहब। और मैं भाभी जी से भी मुलाकात कर चुका हूँ, हम लोग पिछले अभी कोकन का मेला में भी मिले और उसके बाद अभी कोकन के आवाज़ का जो सिल्वर जुबली हुआ वहाँ भी हमारी मुलाकात हुई। दोनों मियाँ भी माशाल्लाह बहुत ही जिंदा दिल है। तो आपकी मदद करेंगे, हमारे चैनल का रेफरेंस आप ज़रूर दीजिए और गैर ज़रूरी बिल्कुल परेशान न करें। आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, इसका मतलब आप पैसे डिमांड भी नहीं करना है। हाँ आप अपनी आवाज़ में जो भी भेजना है भेज सकते हैं, वीडियो की शक्ल में या ऑडियो की शक्ल में। अब कुछ मजीद कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा लगता है कि आप कुछ भूल गए। नहीं, मैं तो वही कहूँगा कि लोग भेजे आता व्हिडिओ कोकणीतला काय तर कोकणी येते का नाही बोलायला साखर? येते बोलायला, कोकणी पण येते बोलायला. तर मी सांगतो लोकांना की आपली व्हिडिओ पाठवा हां आणि आम्ही ते बघू जी आणि जर डिझर्व करतील तर जरूर त्यांना चान्स देऊ. जी बिलकुल येस आम्ही कोणाला मध्ये उगाच आम्ही वादो करत नाही. हा प्रॉमिस नाही करणार बरोबर. हा हे असं जर तुमच्या नवीन लोकांचा ग्रुप जर जमा झालो तर आपल्या लोकांना सिंगर घेऊन लो बजेटचे म्युझिशियन वगैरे घेऊन एक छोटंसं प्रोग्राम पण आपण ऑर्गनाईज करू शकता हो. कारण कुणाला सिंगरला प्रमोट करणं त्यासाठी हॉल बुक म्युझिशियनची फीस वगैरे सगळं काय असते आणि नवीन सिंगरच्या नावावर आपल्या तिकीटा विकल्या जात नाही, त्यासाठी कोणते ब्रँडेड पण लागते बरोबर. त्यासाठी पण असे जर केव्हा मिळतात इव्हेंट्स, छोटे इव्हेंट्स वगैरे मिळतात कि हॉटेलचे किंवा अदर ह्यांचे जे प्रोग्राम्स असतात की भाई हमारे यहाँ छोटा प्रोग्राम करना है, कोई सिंगर हो तो भेजिए, तर अशा लोकांना आपण मोको दिला जाईल जरूर. की तर तुम्ही तिथं पॉलिश होत जाईल, म्हणजे कसे तुम्हाला अर्निंग होईल, इन्कम सोर्स पण तुमच्यासाठी तशी क्रिएट केला जातील. जी जरूर. आता एक अपील, अनवर साहबचं चॅनल आहे साज और आवाज, स्क्रीनवर थोडासा दिसत असेल मग ती, तर साज और आवाज इव्हेंट्स मी टॅग करणार आहे, लिंक पण असेल. तुम्ही चॅनलवर सबस्क्राईब करा आणि बेहतरीन त्यांचे 1970च्या नंतरपासूनचे सारे जुने व्हिडिओज त्यांच्या चॅनलवर तकरीबन 1100 किंवा 1000 पेक्षा जास्त मौजूद आहेत. आणि आपल्या चॅनल कोकणी माउंटेनला पण तुम्ही मोहब्बतशी नवाजा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि कोशिश केली की बरीचशी त्यांच्याजवळ आपण बातचीत करून त्यांच्याशी माहिती करायची. अनवर साहब बहुत शुक्रिया, तुम्हें बात के लिए आपका भी शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया. जी. हमारी दुआ है कि आप ऐसा मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जी 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 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम.